कुछ अपनी इब्तदाई पॉलिटिक्स के हवाले से, इब्तदाई कैरियर के हवाले से बताएं। 2002 में आपका जो है वो कौमी सियासत के अंदर इलेक्शन में जब आप आए, 2002 के इलेक्शन में, वहाँ से आगाज़ हुआ, तो कैसे, क्या रास्ता क्या बना कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए? मेरी अपनी सियासत तो जी तलब इल्मी की हद तक थी, और उसके बाद मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में थी। मेरे वालिद MPA थे, मेरे चचा MPA MNA रहे, मेरे छोटे भाई तहसील नाज़िम रहे नदीम असगर। तो 2001 में हमारे फैमिली डिज़ाइन ये था कि मैं पॉलिटिक्स असम्बली सियासत में नहीं करना चाहता था बिल्कुल, बल्कि नदीम असगर और बड़े भाई हमारे जो हैं बुज़ुर्गों के बाद वो पॉलिटिक्स उनका ख्याल था, और हम सब फैमिली उनको सपोर्ट करते। तो एक्सीडेंटली 2001 में वो छोटे भाई जो नाज़िम बने वो तहसील नाज़िम बन गए, वो सीट खाली हुई। तो ये जो हमारी इलाकाई रवायत या हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में होता है ना कि जो घर वाली सीटें थे, ये बड़ा कम ख़राब है, ये हर नहीं, और मुखालफों की कोशिश होती है कि इसको हर हाल में इसको शिकस्त देनी है। तो ऐसे एक ट्रस्ट केस था वो। उस वक्त मुशर्रफ गवर्नमेंट थी, हमारे मुखालिफिन चौई साहबान हैं गुजरात में, तो वो उनका ज़रा हाथ मिला हुआ था उधर, और हम अपोजिशन में थे बड़ी सख्त किस्म की। तो उस वक्त मुझे इलेक्शन लड़ाया गया। वो एक इज्तिमाई फ़ैसला था कि इसे इलेक्शन लड़ाया जाए। तो मैं नाज़िम बन गया, नाज़िम बनने से ज़िला काउंसिल में चला गया, ज़िला काउंसिल में जाके वहाँ अपोजिशन को लीड किया। तो 2002 का इलेक्शन आ गया। इन द मीन टाइम थोड़ी बहुत शनासाई हो गई थी। तो बड़े भाई साहब को मैंने कहा जी दिस इज़ योर फील्ड, आप आइए चलिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम कंटिन्यू करो। मुझे इलेक्शन लड़ाया, इलेक्शन जीत गए। फिर हम असम्बली में चले गए, वहाँ जाके कुछ थोड़ा बहुत किया। 2008 के इंतखाब आ गए, फिर पार्टी ने टिकट दे दिया, सब दोस्तों ने साथ दिया, फिर जीत गए, हुकूमत आ गई, वज़ीर बन गए। हाँ, अच्छा ये बताएंगे, वज़ीर इत्तलात रहे, आपकी पार्टी की हुकूमत आई तो आपको वज़ारत इत्तलात का कलमदान दे दिया गया। एक परसेप्शन एक रहा आपके बारे में कि बड़े कामयाब वज़ीर इत्तलात हैं। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा का जो था वज़ारत का दौर, वो एक बड़े सक्सेसफुल वज़ीर इत्तलात है। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आप समझते हैं कि आप बतौर वज़ीर इत्तलात जो कुछ करना चाहते थे आप कर पाए, या कुछ रुकावटें भी आई उसमें? जो करना चाहते हैं वो तो वज़ीर इत्तलात के तौर पे नहीं कर सकते, इसलिए कि सरकार की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। वो आज़ादी जो आपको आपका ख्याल चाहिए, जिस तरह आप सोचते हैं, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, उसके नज़दीक जाने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश ज़रूर की कि अगर मेरी गवर्नमेंट की कोई गलती है जिसको मैंने जाके उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, तो मैं गलती को कबूल कर लेता था। जितनी होती थी उतनी कबूल कर लेता था। बाज़ औक़ात ज़रा डंडी भी मार लेते थे कि गलती अगर फ़र्ज़ करो 20% है तो उसको 10% शो कर लिया। लेकिन ये कभी नहीं मैं करता था कि जी गलती है और मैं कहूँ नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि इंसान है तो इंसानों से गलतियाँ होती हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की हुकूमत है, जिस किस्म के हालात होते हैं, जो वज़ीर इत्तलात होता है उसे कितनी डंडी मारनी पड़ती है? ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे कभी एक भी बकाया ऐसा नहीं आया कि मुझे मेरी हुकूमत, अपने कोलीग्स या अपनी पार्टी से कभी ये गिला सुनने को मिला होगी, यार आपने ये क्या किया या आपने ये क्यों किया। बल्कि मैं अपनी मर्जी से बाज़ औक़ात पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी दे लेता था, हालांकि वो पार्टी की तरफ से आनी चाहिए, लेकिन ये प्रिविलेज होता है किसी का, आपके ऊपर लीडरशिप का एक ट्रस्ट होता है। लेकिन एक बात फारूकी साहब वज़ीर इत्तलात के लिए बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर इत्तलात ने न सिर्फ लोगों को हुकूमत की कारकर्दगी बतानी है, उसकी रीजनिंग बतानी है, और अगर कोई फेलियर्स हैं तो उसकी भी रीजनिंग बतानी है। और अगर आप अपनी रीजनिंग साथ लेके चलते हैं, लोग फहम वाले हैं, लोग आपकी बात को समझते हैं। हो सकता है वक्ती तौर पे आपसे एग्री न करें, लेकिन अल्टीमेटली वो बात जान रहे होते हैं कि यार ये बात कर रहे हैं, इस बात में वज़न है। कम से कम इस बात पे, इस पॉइंट पे, इस अंडरस्टैंडिंग पे अगर आप आर्गूमेंट अपना ख़त्म करते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेस बच जाती है। आपका मतलब है कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो सियासी तौर पर और शऊरी तौर पर इतनी बालग हो चुकी है कि जो सियासत में बुरा और सही हो रहा है उसकी तमीज़ कर रही है? ये तो एक लंबा सफ़र है, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत समझ आ गई है, लेकिन हमारा बदकिस्मती ये है कि ओवरऑल हम समझ तो आई है, उसको इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहा है, बल्कि उसके इस्तेमाल को हम नेगेटिविटी में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम अपनी कामयाबियाँ जो हैं वो सियासी हों, वो मुआशी हों, वो सफारती हों, वो सहाफ़ती हों,
हम कामयाबियों को शॉर्टकट्स के ज़रिए जल्दी बड़े ओहदों पे पहुंच जाने से हम कामयाबियों की दलील लेते हैं। ये नॉर्मली होता ही है कि आप अपना इमेज बर्बाद कर लेते हैं, अचीव बाजू का चीज़ें टारगेट आप अचीव कर जाते हैं, लेकिन जो इमेज लोगों के जहन में बनना होता है वो गिर जाता है। आपने इमेज की बात की तो एक दौर में जब आप वज़ीर इत्तलात थे, आपने बताया था कि आपने सदर जरदारी की इमेज बिल्डिंग के लिए भी एक प्लान बनाया था। वो क्या किस्सा था? जरदारी साहब बड़े हकीकत पसंद आदमी है। इतना अपने बारे में कोई बंदा खुल के आपको कह ले ये बड़ा मुश्किल होता है। मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है सब। वो असल में हुआ ये कि गवर्नमेंट हमारी थी हर वक्त अपोजिशन, और उस वक्त हमारे साथ मीडिया कोई फ्रेंडली तो खैर कभी भी उस तरह नहीं रहा, लेकिन उस वक्त ज़्यादा ही ज़रा हॉस्टाइल होता है जब गवर्नमेंट में होते हैं आप, हमारे साथ तो ख़ास तौर पे। तो जरदारी साहब को टारगेट कर लिया गया, फोकस बढ़ा दिया गया उनको। वो प्रेसिडेंट थे, तो हमने इमेज बिल्डिंग ऑफ प्रेसिडेंट, ये काम होता है गवर्नमेंट का कि आप गवर्नमेंट के इमेज को बेहतर लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो हमने एक डिज़ाइन किया, एक कैंपेन डिज़ाइन की, और प्रेसिडेंट साहब से टाइम लिया, तो उनके पास गए और उनके कमेटी रूम में बैठ के उनको वो ब्रीफिंग दे रहे थे। वो सारी टीम थी जिन्होंने बनाया था वो सारा कुछ। तो थोड़ी देर उन्होंने देखा, वो हमारी चीज़ों को समझा, अप्रिशिएट किया, कुछ कहा अच्छा इसको ऐसे करो ऐसे करो। तो मेरे ख्याल चंद मिनट ही गुजरे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है ओके। हमारा ख्याल था कि मेरे को आधा घंटा मिलेगा, लेकिन वो कोई 5-7 मिनट में ही वाइंड अप हो गया। मुझे कहा कि आ जाओ, आओ चलते ऑफिस चलते। तो मैं उनके साथ ऑफिस चला गया, चाय मंगवा ली। तो मुझे कहते हैं कुछ और से ऐसी बातें थी, तो मुझे कहते हैं कि बेटा ये जो तुम मेरे इमेज की कोशिश कर रहे हो ना, मेरा इमेज ख़राब करने वालों ने बड़ी मेहनत से ख़राब किया है। अच्छा, इसमें बड़ा पैसा लगा है, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तुम गवर्नमेंट के इमेज की कोशिश करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे ज़्यादा वक्त सर्फ ना करो। अच्छा, यानी उनको इस बात का इदराक है कि लोगों को उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया है, वो जो लोगों को उनके खिलाफ उभारा गया है, उकसाया गया है, लोगों का ज़हन बनाया गया है फेक। लेकिन उनका ये कि ये इस काम के तुम मेरे इमेज के ऊपर लगे रहो, इस पे वक्त ज़ाया मत करो, बेहतर है कि तुम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफेंड करो। ये कुछ मतलब देखिए ना, आपकी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी कई दावे आते हैं कि बड़े काम किए उन्होंने। आपकी जो 2008 की हुकूमत थी उसके हवाले से भी ये दावे होते हैं आपके कि उसमें बहुत काम किया, और बिलाशुबा उसमें कई जो इंटेलेक्चुअली भी बहुत काम हुए और पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा काम हुए, जैसे NFC अवार्ड हुआ, 18वीं तरमीम हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में एक बात यह है कि ये अपने कामों को प्रॉपर शोकेस नहीं कर पाती। इस नाकामी की वजह क्या है? लोग नहीं आपके पास प्रॉपर शोकेस करने वाले, या फिर उन कामों में इतना दम नहीं है? फारूकी साहब, हमारे जहन पहले बन जाते हैं, बंधे हुए जहनों के साथ हम आर्गूमेंट सुनते हैं, हम खुले जहनों से आर्गूमेंट नहीं सुनते। और ये पढ़े लिखे लोगों का भी ऐसा ही हाल है। आम आदमी को तो बहकाया जा ही सकता है ना, और मीडिया बड़ा खौफनाक चीज़ है, बड़ी ताकत है। पढ़े लिखे लोग भी अपना आर्गूमेंट जो होता है, और ये बीमारी की अलामत है बुनियादी तौर पर, वो अपना आर्गूमेंट जब करते हैं ना तो वो प्री डिटर्मिन्ड माइंड के साथ करते हैं। हालांकि आर्गूमेंट तो ये होना चाहिए कि मैं आपके पास आके बैठा हूँ, आप मुझे नुमायां करते हैं, तो मुझे एग्री करना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी गलती है। अगर मुझे समझ आ जाती है, मैं वो जानने के बावजूद उस बात पे अड़ जाता हूँ कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वो सच है। और अगर मैंने इस प्रोग्राम में कोई गलती अपनी इकरार कर लिया, तो मैं तो फारूकी साहब के सामने जो है वो बिल्कुल दब जाऊँगा, और मेरा तो पब्लिक इमेज ख़राब हो जाएगा। ये हर सेक्टर के अंदर हमारा अज़ाब हो गया है। हम अपने आप को अल्टीमेट अथॉरिटी के तौर पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारे समाज में भी हर तरफ यही हो गया। तो मेरी जमात का अलमिया यही है कि मेरी जमात ने इस मुल्क के ताकतवर तबकात के ख़िलाफ़ उस वक्त काम शुरू किया था जब कोई उनके ख़िलाफ़ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता था, और बड़ी पॉपुलर जमात थी और है। इसके ख़िलाफ़ उस वक्त से इस मुल्क के ताकतवर इदारों ने, इस मुल्क के मुल्लाओं ने, इस मुल्क के जागीरदारों ने, इस मुल्क के सरमायादारों ने, उन सब के जहन बने हुए हैं। उन फैमिलीज़ के अंदर हमारे खिलाफ एक बाकायदा वो एक होता है ना माइंड सेट, वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रहा है कि हर वक्त बैठ के पीपल्स पार्टी का बुरा ही कहना है, उसकी अच्छाई को भी तस्लीम नहीं करना। उसकी वजूहात यह है कि पीपल्स पार्टी उनकी नुमाइंदा नहीं थी। पीपल्स पार्टी इस मुल्क के जागीरदारों की नुमाइंदा नहीं थी।
पीपल्स पार्टी इस मुल्क के सरमायादारों की नुमाइंदा नहीं थी, उनके खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस वक्त मुल्क जब पीपल्स पार्टी बनाई गई तो समाजी इंसाफ के लिए, इस मुल्क में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, इस मुल्क के मजदूरों, किसानों, दहकानों, तलबा, जो खवातीन जो मार्जिनलाइज थे, जिनके हकूक दबे हुए थे और जाबराना हुकूमतों में पीछे कॉलोनियल राज और उसके बाद आमरीत, उससे लोगों को निकालने के लिए हमने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी भी अडॉप्ट की, जो उस वक्त की सारी दुनिया की पॉपुलर पॉलिसी थी। जागीरदारों की ज़मीनों के बारे में भी भुट्टो साहब की पॉलिसी यही थी, शहीद भुट्टो ने, उनके साथियों ने, कि उनसे लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए। सरमायादारों की फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों को हायर फायर करने का या उनकी मर्जी के मुताबिक उनसे रोज़गार जो देने का या उनको रोज़गार छीनने का, सरमायादार की मर्जी जो है उसकी बजाय उनको यूनियन का राइट दे दिए गए, उनको हकूक़ दिए गए, उनको प्रोटेक्शन दी गई, किसान को प्रोटेक्शन दी गई, तलबा की फ़ीस से माफ़ करके उनको फ्री एजुकेशन की तरफ राग़िब किया गया।